अच्छा जी. Okay ji, so today we are doing the last chapter of our syllabus. The chapter name is the microorganisms and biotechnology. Microorganisms and biotechnology. So it is again an important chapter जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म की जो टॉपिक्स हैं उसके हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. याद रखिएगा कि इसमें बहुत डिटेलिंग नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो यहाँ सबसे पहले इस चैप्टर में हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन को लर्न करना है. फिर उसके बाद उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है वो हमारे आज के यानी कि इस चैप्टर के जो कंटेंट है उसका हिस्सा रहेगा. तो सबसे पहले तो हमने ये ध्यान में रखना है कि ये जो वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस पर हम आज की जो लेसन है उस पर स्टडी करेंगे. सो द microorganisms are tiny living organisms that can be seen under microscope. So whenever we are going to observe these microorganisms, so we need a microscope to observe them, to see them or to study them. So since they cannot be seen without microscope, तो इसीलिए इनको नाम देते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. और वी कैन से कि दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसीलिए इन्हें नाम दिया जाता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में हमने डिफरेंट जो है वो क्रिएचर्स स्टडी करने हैं. अमंग दीज जो फर्स्ट वन है, दीज आर नोन एज दी वायरसेस. तो सबसे पहले तो हम इसमें वायरसेस को स्टडी कर लेते हैं. बुनियादी तौर पर दीज वायरसेस आर कंसीडर्ड एज दी नॉन सेल्यूलर नॉन सेल्यूलर ए सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ए सेल्यूलर, you can say non-cellular, acellular. Uh, I'm just write down इतिनिटिस. मीन्स ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम नॉन सेलुलर और ए सेलुलर की टर्म में यूटिलाइज करते हैं. यूजुअली वायरसेस कैन बी प्लेस्ड एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. बट इट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो इनके कुछ फीचर्स हैं जो कि उन्हें लिविंग और कुछ फीचर्स हैं जो इन्हें नॉन लिविंग की कैटेगरी में प्रेजेंट कर देते हैं या प्लेस कर देते हैं. सो लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, तो आपने इसके हवाले से इसके कुछ लिविंग फीचर्स याद रखने हैं वायरसेस के और कुछ नॉन लिविंग फीचर्स याद रखने हैं वायरसेस के. तो जो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाकर आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ. तो वायरसेस के सम फीचर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दी टाइटल ऑफ लिविंग, और कुछ स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं अंडर द टाइटल ऑफ नॉन लिविंग फीचर्स के. तो मैं यहाँ पर इस लाइन को बाइफरकेट कर रहा हूँ और इसे टाइटल दे देता हूँ वायरसेस के नॉन लिविंग फीचर्स, और सेकंड साइड पर मैं लिख देता हूँ वायरसेस के लिविंग फीचर्स को. ठीक है बेटा. तो लिविंग फीचर्स और नॉन लिविंग फीचर्स में पहले नॉन लिविंग फीचर्स देखते हैं कि ये नॉन सेल्यूलर हैं. मीन्स ऑल दी वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर, फर्स्ट इसका फीचर है. सेकंड फीचर आपने याद रखना है कि वायरसेस डू नॉट हैव, लाइक वायरसेस डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. थर्ड फीचर नॉन लिविंग का जो वायरसेस के हवाले से आपने याद रखना है बेटा, वो ये है कि जो वायरसेस हैं, कोई भी वायरस हो, जितने भी वायरसेस हैं, ऑल दीज वायरसेस
do not show any cellular properties. तो किसी भी किस्म की कोई सेलुलर प्रॉपर्टी इनमें नहीं है, नीदर डाइजेशन, ना रेस्पिरेशन, ना एक्सक्रीशन, ना सेंसिटिविटी, ना इनके अंदर एडेप्टेशन। तो मुख्तलिफ किस्म के जो सेलुलर प्रॉपर्टीज हैं, लिविंग प्रॉपर्टीज हैं, वो वायरसेस शो नहीं करते हैं। लिविंग करेक्टरिस्टिक फीचर देखें वायरसेस के, तो पहला फीचर ये है कि जो वायरसेस हैं, ऑल दी वायरसेस हैव गॉट ऑल वायरसेस हैव मींस दीज वायरसेस हैव DNA just like the living cell और RNA just like the living cell। ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर है कि वायरसेस DNA कैन शो म्यूटेशन जस्ट लाइक द एनिमल सिस्टम एंड प्लांट सिस्टम। वायरसेस में म्यूटेशन जो है वो, स्पेशली जो जीन म्यूटेशन है, वो पॉसिबली नजर आ सकती है और होती भी है। तीसरा फैक्टर वायरसेस का जो लिविंग करेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है, वो वायरसेस का ये है कि द वायरल DNA कैन replicate replicate inside the inside the host body। तो जब वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपनी इन्फेक्शन शो करेगा, तो उस लिविंग बॉडी सिस्टम में, एनिमल के सेल में या प्लांट के सेल में, वायरसेस जो हैं वो अपनी जो DNA रेप्लिकेशन मैकेनिज्म है, वो DNA रेप्लिकेशन शो कर सकते हैं। अगर वायरस किसी होस्ट के बगैर है तो वो अपनी नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर है तो फिर वायरसेस जो हैं वो अपनी लिविंग प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं कि उनके DNA में विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन म्यूटेशन हो सकती है, और वायरसेस अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो बेटा ये आपने ध्यान में रखना है कि ये दो फीचर्स हैं जिसकी बुनियाद पर वायरसेस आर प्लेस्ड एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर्स या लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को जरा हम देखें तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर के साथ हमें नजर आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस पर हम अपनी जो लेसन है उसको लेकर चलते हैं। तो अब मैं यहाँ स्ट्रक्चर के हवाले से बात करता हूँ कि ऑल वायरसेस हैव प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। कोई भी वायरस हो, उस वायरस में एक प्रोटीन कोड होगी जिसका नाम है कैप्सिड। ये कैप्सिड अमीनो एसिड से बनती है और ये प्रोटीनियस कोड कहलाती है। इसको कोड भी कहते हैं, कोर भी कहते हैं। एंड अब दूसरा क्या है, वायरसेस हैव प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लियर मटेरियल। प्रोटीन कोड के अलावा इनमें होगा न्यूक्लियर मटेरियल। द न्यूक्लियर मटेरियल इन वायरसेस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ DNA और इन द फॉर्म ऑफ RNA। दोनों नहीं होंगे, इधर DNA होगा या RNA होगा। तो ये वायरस के जो स्ट्रक्चर है, इसमें दो ही जो है वो केमिकल सब्सटेंस है, एक प्रोटीन कोर है और दूसरा जो है वो इसका DNA या RNA कंसीडर किया जाता है। अब वायरस की जो शेप्स हैं, उस शेप्स की बेस पर इनकी अरेंजमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो वायरसेस की जो शेप्स हैं वो कोई भी शेप हो सकती है। मीन्स वायरसेस राउंड शेप के होते हैं, वायरसेस ओवल शेप के होंगे, वायरसेस जो है वो फिश लाइक या टेडपोल लाइक शेप के हो सकते हैं, वायरसेस स्क्वायर शेप के हो सकते हैं, वायरसेस थ्रेडेड हो सकते हैं। तो हमें वायरसेस की मुख्तलिफ जो है वो फॉर्म नजर आ सकती है। ठीक है बेटा। अब मैं एक वायरस का स्ट्रक्चर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और ये वायरस के स्ट्रक्चर को आप देखें। ये एक ओवल सा या सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है वायरस का। ठीक है। इसके अंदर हमें नजर आएगा एक मॉलिक्यूल इस तरह का। ये जो वायरस का ग्रीन वाला पार्ट है, इसको कहते हैं ये इसका कैप्सिड है। और वायरसेस का ये जो येलो वाला पार्ट है, सिंगल लूप, इसको हम नाम देते हैं कि ये इसका RNA है। तो ये एक वायरस का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कैप्सिड और RNA इसमें शामिल है। एक दूसरे किस्म का वायरस आपके सामने बेटा ड्रॉ कर रहा हूं। ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ी सी चेंज स्ट्रक्चर को शो कर रही है, और इसके स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि ये
थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड हमें नज़र आ रहा है। आपने कोई भी वायरस की डायग्राम नहीं बनानी होगी, एग्जामिनर आपको सिर्फ दिखाएगा और उसके हवाले से लेबलिंग करवाएगा। तो मैंने ये वायरस के स्ट्रक्चर को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि इस वायरस के स्ट्रक्चर में वही दो बेसिक केमिकल कंपाउंड नज़र आ रहे हैं। ये जो बाहर वाला है इसको नाम देते हैं इसका कैप्सिड। ठीक है, ये पूरा येलो पार्ट कैप्सिड है, और ये जो रेड वाला मोस्ट पार्ट है इसका, ये इसका कहलाता है डीएनए। तो वायरस में इधर कैप्सिड के साथ डीएनए होगा या कैप्सिड के साथ आरएनए होगा। सम टाइम, नॉट ऑलवेज, सम टाइम मैं यहां पर शो कर देता हूं कि सम टाइम वायरस हैज लाइपो सॉरी वायरस हैज फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड लेयर। ठीक है, और उसको कहते हैं कैप्सूल। अगर तो वायरस के पास एक फॉस्फोलेयर लिपिड मौजूद है तो वो कहलाएगी कैप्सूल, और ये कैप्सिड के ऊपर होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं दैट लाइज आउटसाइड दी कैप्सिड। ठीक है, अब अगर आपको वायरस के टू लेयर स्ट्रक्चर नजर आता है तो ये देखें, ये एक वायरस का, ये एक फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर है। कैसे पता चलेगा? इसके सरफेस पर आपको कुछ रिसेप्टर नजर आएंगे, मुख्तलिफ शेप के हो सकते हैं, एक वायरस पर एक ही तरह के होंगे। और उसके बाद आपको एक प्लेन लाइन नजर आएगी, ये प्लेन लाइन इसका कैप्सिड है। फिर इसके बाद आपको अंदर की तरफ इसका डीएनए या फिर आरएनए में से कोई एक मॉलिक्यूल नजर आएगा। तो अब इसको लेबल करते हैं। तो ब्लू वाली लाइन को नाम देंगे कैप्सूल। कैप्सूल की फॉर्मेशन है फॉस्फोलिपिड की। ये इसके बाहर जो रिसेप्टर्स लगे हैं इनको हम कहेंगे कि ये इसके रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स प्रोटीनियस होंगे। ये ग्रीन वाली लाइन को नाम देंगे कि ये इसका कैप्सिड है, जो कि प्रोटीन का बना है। और जो येलो वाला थ्रेड है ये इसका डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो इसको नाम देंगे कि ये इसका डीएनए मॉलिक्यूल है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से बेटा आपने इतना याद रखना है। बाकी वो लेबलिंग के हवाले आपसे बात करेगा, और वायरसेस के हवाले से कोई बात पूछ सकता है तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रखने हैं। वो ये हैं कि जो ऑल वायरसेस हैं, कोई भी वायरस हो, अब तक जो भी रिपोर्ट हुआ है, ऑल वायरसेस आर, मैं यहाँ पे टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैथोजिन। जितने भी वायरस हैं वो सारे पैथोजिन हैं। इसका मतलब है कि वो एनिमल पॉपुलेशन में, प्लांट पॉपुलेशन में, इवन बैक्टीरियल पॉपुलेशन में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो ये इन्फेक्शन कॉजिंग एक जो है वो एटिनिटी है। तो ऑल दी वायरसेस आर पैथोजिन मींस दे कैन कॉज सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन। उनमें से सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो वायरस से ह्यूमन पॉपुलेशन में स्प्रेड होता है, इसका नाम है एड्स। तो ये एड्स जो है ये स्प्रेड होगा, बल्कि यहाँ पर बेटर वर्ड लिखता हूँ कि एड्स कॉज्ड होगा बाय, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। इस HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये जो है एड्स एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जो कि इंसानों में एक खास किस्म के इन्फेक्शन को, जिसको हम एड्स कहते हैं, इस एड्स की जो है वो कॉजिंग कर रहा होता है। अब ख्याल रखिएगा इस एड्स के हवाले से थोड़ी सी बातें, कि ये जो एड्स है ये स्प्रेड होती है, यानी कि इसकी ह्यूमन से ह्यूमन तक स्प्रेडिंग होगी बाय सेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि मेल और फीमेल में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये मेल से फीमेल और फीमेल से मेल तक हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसमिएबल डिजीज है। ठीक है, इसको हम कॉन्टेजियस का नाम भी देते हैं। तो कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट होता है उसको हम कॉन्टेजियस कहते हैं। हमने ये डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ भी है।
अब एड्स की जो बुनियादी तौर पर स्प्रेडिंग है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है। मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ आपको, रेजर्स के, कॉमन रेजर्स के इस्तेमाल से होगी, कॉमन सिरिंजेस के इस्तेमाल से होगी, कॉमन ब्लेड्स के इस्तेमाल से जो है वो हो सकती है। और एक इंसान जो कि एड्स का पेशेंट है वो अपने बॉडी फ्लूइड से, यानी कि खून के जरिए, अपने रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के जरिए, या अपने जो है वो सीमेंस के जरिए इस वायरस को दूसरे इंसान तक आसानी से ट्रांसमिट कर सकता है। वायरसेस के जो एड्स हैं, इनकी दूसरी जो है वो, अगर हम कोई फॉर्म देखें जो कि इंसानों में इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, तो अभी वो बहुत ज्यादा कॉमन हमने जो है वो पढ़ी थी, जिसको हम कोरोना का नाम देते हैं। तो ये कोरोना एक वायरस है जिसके सरफेस पर इस तरह से ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल पर क्राउन लगे होते हैं, इसी वजह से इसको कोरोना कहते हैं। और ये भी इंसानों से इंसानों तक स्प्रेड हो सकता है। वाटर बॉर्न इन्फेक्शन कहलाता है। इंसान जब छींक मारते हैं तो इनके छींकने से उनके नाक से निकलने वाला जो म्यूकस है वो अपने साथ इन वायरसेस को लेकर स्प्रेड होता है एयर में, और जो लोग सांस लेते हैं उनके जरिए, सांस के जरिए ये ह्यूमन बॉडी तक पहुंच सकता है। कोरोना का पेशेंट हाथ मिलाता है तो उसके हाथ में इसके जर्म्स होते हैं, वो हम तक जो है वो पहुंच सकते हैं। सारी बातें आप कोरोना के हवाले से, क्योंकि कोरोना फेज गुजर चुका है हमारे साथ, तो हम ये आराम से इसको जो है वो जहन में रख सकते हैं। वायरसेस के हवाले से एक याद रखेंगे बात बेटा, कि वायरसेस को टोटल पैरासाइट कहा जाता है। यानी कि ये सारे के सारे वायरसेस जो हैं ये कहलाते हैं टोटल पैरासाइट। इसका मतलब है कि वायरसेस वायरसेस कैन ओनली सरवाइव इनसाइड होस्ट बॉडी। यानी कि इसे हम होस्ट बॉडी के बगैर कल्चर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैन नॉट बी कल्चर्ड इन लैब एनवायरनमेंट। तो हम किसी भी तरह के लैब एनवायरनमेंट में इन वायरसेस को कंट्रोल, या इनको जो है वो स्टोर, या इनकी जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा बात? आगे जो है हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ आते हैं। जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इस सिलेबस के साथ एसोसिएट हैं, अगर हम उनको देखें तो उसमें हमें नजर आता है दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंसीडर किया जाता है कि दीज आर ऑल यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया डू नॉट हैव न्यूक्लियस इन देयर सेल्स। तो बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं होती है। तो कोई भी ऐसा सेल जिसमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस ना होने की, विजिबल न्यूक्लियस नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म एक प्रोकैरियोटिक ग्रुप से रिलेट करने वाला ऑर्गेनिज्म है। अब एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हम देखें तो बैक्टीरियल सेल हैज गॉट अ सेल वॉल। तो ये इसकी बेटा सेल वॉल है बैक्टीरिया की। दिस सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये केमिकल का नाम याद रखिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसकी हम दो सब्सटेंस को कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं। पेप्टाइडो का जो लिटरेरी मीनिंग है वो है जी अमीनो एसिड। तो पेप्टाइडो मीन्स अमीनो एसिड, प्लस ग्लाइकेन इसका मतलब है शुगर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल, अमीनो एसिड शुगर सेल वॉल है। और इसका बेसिक पर्पस वही प्लांट सेल वॉल की तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है इस बैक्टीरियल सेल को। सेल वॉल के अंदर की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होगी, जो मैं यहाँ पर ब्लू कलर की सेकंड लाइन से डेवलप कर रहा हूँ। सो दिस वन इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। दिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियम लाइक एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, इसका काम यह है कि इट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं।
प्लांट की, एनिमल सेल की पार्शियल परमिएबल है, ये भी पार्शियल परमिएबल है। तो किसी भी किस्म की सब्सटेंसेस की एंट्री होनी है या नहीं होनी, सब्सटेंस को एग्जिट होना है या नहीं होना, ये सेल मेम्ब्रेन की बेसिक एक्टिविटी है। फिर बेटा इसके अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म किसी भी बैक्टीरिया का, एनिमल सेल और प्लांट सेल की तरह, ये जो है वो बेसिकली कहलाता है साइट ऑफ केमिकल केमिकल एक्टिविटीज। तो कोई भी केमिकल एक्टिविटी हो रही होगी तो वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रही होती है। और क्या है खास बात अगर हम देखें तो दिस बैक्टीरियल सेल हैज गॉट दी एन एरिया जहां पर बहुत सारा इसका जो है वो मौजूद होगा डीएनए। इस डीएनए के अलावा बैक्टीरियल सेल में छोटे छोटे से 1, 2 और मेनी स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होंगे। दीज स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, इन्हें नाम देते हैं प्लाज्मिड का। तो ये प्लाज्मिड बेसिकली पार्ट ऑफ डीएनए है। ठीक है बेटा। और इसके अलावा बैक्टीरिया में अगर कुछ मूवमेंट करनी हो तो बैक्टीरिया में वन प्लेस पर या मोर देन वन प्लेस पर इस तरह के एक्सटेंशन होते हैं। दीज आर नोन एज दी फ्लैजीलम। एक होगा तो फ्लैजीलम, एक से ज्यादा है तो फिर नाम देंगे फ्लैजीला का। अब बैक्टीरिया सेल और किसी स्ट्रक्चर को अगर कैरी करता है तो वो छोटे छोटे से ये ब्लू डॉट्स में बना रहा हूं। दीज ऑल ब्लू डॉट्स आर नोन एज दी राइबोसोम्स। और हम पढ़ चुके हैं सेल बेटा। तो जो राइबोसोम्स हैं, दीज राइबोसोम्स बेसिकली ये सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसको बेसिकली परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है बेटा। और फ्लैजिलम के साथ मैं साइड पे लिख देता हूँ लोकोमोशन। यानी कि बैक्टीरिया ने अगर लोकोमोशन करनी है, मूव अराउंड होना है, तो वो अपने फ्लैजिला की मदद से मूव अराउंड होगा। डीएनए कंटेन करता है इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो बैक्टीरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया के इस डीएनए के साथ बेसिकली एसोसिएट होती है। बैक्टीरियल सेल जो है बेटा, इसे आपने ध्यान में रखना है कि ये बैक्टीरियल सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे छोटे सेल्स की कैटेगरी में शामिल होता है। साइज आपको नंबर याद नहीं रखना, लेकिन मैं बता रहा हूँ 0.3 से लेकर और 1 माइक्रोन मीटर तक बैक्टीरियल साइज जो है वो हो सकती है। 1.0 माइक्रोन मीटर तक इसकी साइज हो सकती है। एग्जामिनर ने इसकी साइज आपसे जो है वो पूछनी नहीं है। एग्जामिनर ने इसकी साइज को आपसे जो है वो मैग्नीफाइड साइज देगा और आपको वही एक्चुअल साइज और मैग्निफिकेशन के साथ वाले फॉर्मूला से इसके साइज की कैलकुलेशन करके आपको जो है वो बताना होगा। अब जरा बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, जो बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजिकल यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो बायोटेक्नोलॉजिकल यूजेस हैं उसे समझने से पहले इस बायोटेक्नोलॉजी को समझ लीजिएगा। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका मतलब है यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, एक चीज का बेटा ख्याल रखिएगा, जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है ना तो सिंपल डेफिनेशन लिखा करें, एग्जाम्पल नहीं दिया करें ना। थोड़ा सा बच्चों में ये बड़ी कॉमन सी बात होती है, वो रेफरेंसेस देना शुरू कर देते हैं। आपने प्रॉपर एग्जाम्पल की, प्रॉपर सॉरी डेफिनेशन की वर्डिंग शो करनी है। बुक्स में डेफिनेशन लिखी होती हैं, आप अंडरलाइन कर डेफिनेशन याद कर लें। पास पेपर की मार्किंग स्कीम में डेफिनेशन लिखी होती है, आप वहां से जो है वो इसको देखकर याद कर लें। यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ये है बायोटेक्नोलॉजिकल यूजेस ऑफ द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। यानी कि अगर एक बैक्टीरिया को हम इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इसका बायोटेक्नोलॉजिकल जो है वो एक इस्तेमाल है। इसमें पहला इस्तेमाल जो बहुत कॉमन है वो है प्रोडक्शन ऑफ, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, राइट, बाय बैक्टीरिया
फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन जीन। तो ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी की। इसे मैं आपके सामने बेटा स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के जरिए बता रहा हूँ, इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसी तरह का डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है और आपसे उसकी एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर ने मांगनी होती है। तो थोड़ा गौर से समझिएगा बेटा, मैं यहाँ पर एक ह्यूमन पेनक्रियाटिक सेल बना रहा हूँ और इसके अंदर इसका डीएनए मौजूद है, और मैं इसे लिख रहा हूँ कि ये एक ह्यूमन पेनक्रियाटिक सेल है। यानी कि ये एक पेनक्रियाटिक सेल है, मतलब ह्यूमन पेनक्रियास से इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया, इसमें से इसके डीएनए को सेपरेट किया गया। तो मैं यहाँ पर इसका ये रेड कलर का डबल हीलियस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये है डीएनए ऑफ पेनक्रियासिक सेल। ये कैसे सेपरेट होगा, ये हमारे जो है वो सरकार दर्द नहीं है, एग्जामिनर ने हमसे नहीं पूछना। फिर इसमें से हम क्या करते हैं कि ये एक मैं व्हाइट वाला सेगमेंट शो कर रहा हूं, इसको सेपरेट करते हैं, इसको कहते हैं ह्यूमन इंसुलिन जीन इज सेपरेटेड। अब ये बेटा सारा का सारा जो फंक्शन है ये एंजाइमेटिकली होगा। हमें सिर्फ ये बताना है कि हमने इस बैक्टीरियल डीएनए से ह्यूमन की इंसुलिन जीन को इस तरह से सेपरेट कर लिया है। ठीक है जी। अब ये जीन जो हमने सेपरेट की है, इस जीन को इस तरह से हम शो कर देते हैं। इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स जो हैं वो इस तरह से एक्सपोज्ड हैं। इन कॉर्नर्स को नाम देते हैं स्टिकी एंड से। स्टिकी एंड, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है स्टिकी एंड, ताकि ये दूसरे डीएनए के साथ अपने आप को आसानी से ज्वाइन कर सके, पेस्ट कर सके। ये फर्स्ट जो है वो हमारा स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि हमने एक बैक्टीरियम लिया, और मैं एक नॉर्मल बैक्टीरियम शो कर रहा हूँ आपके सामने। ये बैक्टीरियम है जो ऊपर बनाया था। इस बैक्टीरियम के अंदर एक प्लाज्मिड है, जिसे अब मैं थोड़ा सा वाजे तौर पर बड़ा करके शो कर रहा हूँ। और इस प्लाज्मिड के रेड कलर के रिंग में हमें ये एक स्पॉट नजर आ रहा है। इस पूरे रेड रिंग को नाम देते हैं कि ये प्लाज्मिड है। हम क्या करते हैं कि बैक्टीरियल डीएनए से प्लाज्मिड की सेपरेशन करते हैं। तो मैं लिख देता हूं स्टेप नंबर 2 कि प्लाज्मिड इज रिमूव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है बेटा। अब कैसे निकलेगा ये हमने जो है वो एग्जामिनर को नहीं बताना, बस एक स्टेप होगा, आपने बताना है, ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड है, ये रेड वाली रिंग, इसको भी हम इस तरह से कट ऑफ कर लेते हैं। अब देखिए मैंने इसको जब कट ऑफ किया है, तो इसके कुछ हिस्से मैंने इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड छोड़े हैं, और ये जो इसमें 3 लाइनें बना रहा हूँ, ये इसकी जो है वो डीएनए के वो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसे शो कर रही है। अब इस कट डीएनए में हम ह्यूमन की जो इंसुलिन जीन है वो यहाँ पर इसके साथ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब रेड वाला जो है वो है प्लाज्मिड, और व्हाइट वाला जो है वो है ह्यूमन जीन। तो बोथ डीएनए सेगमेंट्स आर, मैं यहाँ सी थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं कि बोथ डीएनए आर पेस्टेड। इन दोनों को पेस्ट कर दिया गया है बाय एंजाइम। अब एंजाइम का नाम पूछ सकता है आपसे, तो एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। यानी कि डीएनए लाइगेज ने इन दोनों डीएनए के पार्ट्स को, यानी कि ह्यूमन डीएनए की जीन और बैक्टीरियल प्लाज्मिड के टूटे हुए हिस्से को आपस में जोड़ देना है डीएनए लाइगेज ने। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या होगा वो अब आगे चलते हैं। द रिजल्टिंग डीएनए दैट वी हैव, ये हमारा रिजल्टिंग डीएनए है। इस रिजल्टिंग डीएनए की खास बात क्या नजर आ रही है आपको, कि इट हैज गॉट 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डीएनए सेगमेंट्स। अब इसमें जो ये व्हाइट वाली स्ट्रिप है, ये है इंसुलिन, यानी कि ह्यूमन डीएनए का पार्ट, और इसमें जो रेड वाली है वो है बैक्टीरियल डीएनए। इन दोनों को मिलाकर अब हम नाम देंगे कि ये जो डीएनए है ये है आर डी एन ए।
इसका मतलब है रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक ऐसा डीएनए जो कि दो डीएनए की फ्यूजन है। तो दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली इज द फ्यूजन ऑफ, इट इज द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए। इसमें एक डीएनए जो है वो ह्यूमन का है जो कि इंसुलिन जीन की फॉर्म में है, और दूसरा डीएनए बैक्टीरिया का, वो प्लाज्मिड वाला रीजन है। अब फोर्थ स्टेप जो आती है बेटा, इस फोर्थ स्टेप को हम जरा देखते हैं कि जो ये जो आर डीएनए है, फोर्थ स्टेप में हम बात कर रहे हैं कि ये जो आर डीएनए है, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दिस आर डीएनए इज प्लेस्ड इन बैक्टीरियल बैक्टीरियल कल्चर। कल्चर का मतलब है बैक्टीरिया की एक कॉलोनी होगी, उस कॉलोनी में हम इस तरह के 20 25 50 आरडीएनए बनाने के बाद उसे रिलीज कर देंगे। अब फोर्थ स्टेप के बाद जो फिफ्थ स्टेप होगा वो ये है कि सम ऑफ द बैक्टीरिया जो कल्चर में है कैन एब्जॉर्ब आर डी एन ए इन देयर साइटोप्लाज्म। नॉट ऑल, कुछ बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म में इन आरडीएनए को जो कि कल्चर में प्लेस किए गए थे, इनको जो है वो अपने सेल वॉल के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं, सेल मेम्ब्रेन इनको अलाउ करेगा और ये साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। तो अब जरा इसको डायग्राम के जरिए भी समझ लें। ये एक बैक्टीरियम है नंबर 1, ये बैक्टीरियम नंबर 2, यहाँ पर बैक्टीरियम है नंबर 3, हेयर वी हैव गॉट बैक्टीरियम नंबर 4, और यहाँ पर हम बैक्टीरियम नंबर 5 बना रहे हैं। हमने यहाँ पर जो आर डीएनए रिलीज किए थे, ये आर डीएनए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अपने, सिर्फ जो है वो फॉर्मेशन के लिहाज से, कि ये जो आर डीएनए है हमारे पास बेटा, ये 3 आर डीएनए यहाँ पर मैंने शो कर दिए हैं। 5 बैक्टीरियम है और 3 आरडीएनए मौजूद हैं। और ये आरडीएनए एक ऐसा डीएनए है जिसका कुछ हिस्सा बैक्टीरिया का है प्लाज्मिड वाला, और कुछ हिस्सा जो है वो इसमें इंसुलिन का है। जो ये रेड सॉरी ब्लू और व्हाइट छोटा सा जो पीस है ना, ये इंसुलिन जीन को शो कर रहा है। अब सपोज करते हैं ये बैक्टीरियम ए था, ये बैक्टीरियम बी था, ये सी था, ये बैक्टीरियम डी था और ये ई था। ई वाले ने एक आरडीएनए को अपने साथ जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। बी वाले ने एक आर डीएनए को अपने साथ जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया, और ए वाले ने एक आर डीएनए को अपने अंदर इस तरह से एब्जॉर्ब कर लिया बेटा। बाकी सी और डी ने एब्जॉर्प्शन नहीं की। तो हम जब कल्चर में इस तरह के आर डीएनए ऐड करते हैं कंटेनिंग इंसुलिन, तो सम बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। एब्जॉर्प्शन करने ना करने का ताल्लुक बैक्टीरियल सिस्टम से है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगी ना, तो फिर सिक्स स्टेप आता है। वो सिक्स स्टेप ये है कि जो बैक्टीरियल कल्चर है, दिस बैक्टीरियल कल्चर इज एक्सपोज्ड टू सर्टन antibiotics that kill that can kill those bacteria who those bacteria who do not absorb RDNA। इस पॉइंट को बेटा समझ लीजिएगा। हमने ये कल्चर रखा था, इस कल्चर में हम यहाँ बात करते हैं कि 100,000 के करीब थे इसमें बैक्टीरिया, ठीक है, अंदाजा लगा रहे हैं। और हमने इसमें जो आरडीएनए प्लेस किए, वो आरडीएनए इसमें प्लेस किए गए थे 700। तो डेफिनेटली सिर्फ 700 बैक्टीरिया ने आरडीएनए एब्जॉर्ब किया होगा। बाकी जो 9,300 बैक्टीरिया हैं, उन्होंने, सॉरी, ये इसको हम 10,000 कर देते हैं,
बाकी जो है वो 9300 उन बैक्टीरिया ने इन डीएनए को एब्जॉर्ब नहीं किया। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया के इस कल्चर पर एंटीबायोटिक का एक स्प्रे कर देते हैं। एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया को जिंदा रहने देगी जो कि आर बैक्टीरिया हैं, आर डीएनए वाले बैक्टीरिया, और उन बैक्टीरिया को मार देगी जिनमें ये आर डीएनए एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, 7 स्टेप, वो ये है कि जो आर डीएनए कंटेनिंग बैक्टीरिया हैं, आर कल्चर्ड इन न्यूट्रिटिव मीडियम। ये न्यूट्रिटिव मीडियम क्या होता है, ये हम अपने अगले लेसन में पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या होगा, 8 पॉइंट आएगा कि व्हेन these bacteria when these bacteria grow their colony, so they secrete इंसुलिन। तो ये बैक्टीरिया ने अपनी कॉलोनी बनाने के बाद इंसुलिन सिक्रीट करनी है। और आठवां जो है पॉइंट के बाद जो 9 पॉइंट आएगा वो ये है कि जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन को किया जाएगा फिल्टर्ड, और फिल्टर्ड करने के बाद इसको कर देंगे पैक, ताकि ये मार्केट में अवेलेबल हो फॉर दी परचेजिंग इन दी फार्मेसीज, ताकि वो डायबिटिक पेशेंट जिनके बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, वो इस इंसुलिन से अपनी जो है वो बेनिफिशियरी को या अपने बेनिफिट्स को ऑब्टेन करता रहे। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का बेटा लेसन था। टाइम बिल्कुल एंड पे चल रहा है तो मैं पूछ नहीं रहा, कुछ पूछना है इसको आराम से देखिएगा। हमारी कल की जो क्लास होगी उसमें हम इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन